राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या और हमें क्या क्या इसमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इतिहास क्या है कि मानवाधिकारों के आयोग के लेकर इतिहास क्या कहता है। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे इसका समान परिचय, कैसी संस्था है, संवैधानिक है कि वैधानिक संस्था है, किस प्रकार की संस्था है, परिचय पढ़ेंगे। परिचय के बाद हम पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना ही सबसे कठिन है, बस कौन कौन शामिल है कौन शामिल नहीं हो सकता, इस संरचना ही शामिल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसकी शक्तियां और कार्य क्या है, शक्तियां एवं कार्य क्या काम करता है मानवाधिकार आयोग, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। ठीक है, शक्तियां पढ़ेंगे। शक्तियों के बाद हम देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण चीजों में शक्तियों के अलावा इसकी सीमाएं क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, ठीक है, UNO ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, मानवाधिकार घोषणा पत्र। ठीक है, मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था, यूनाइटेड नेशन ने घोषणा पत्र जारी किया। कब जारी किया, ठीक है, याद रखिए 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक है, याद रखिए। पहला क्वेश्चन बनता है कि मानव संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणा पत्र कब जारी किया, 10 दिसंबर 1948 से। इसी घोषणा पत्र के बाद ही वैश्विक स्तर पर ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकारों की बात अंतरराष्ट्रीय मंच पर शुरू होती है। आगे जाकर क्या हुआ, आगे जाकर हम देखते हैं 1991 में 1991 में, ठीक है, पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया। पेरिस कहां पे है, फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस में मानवाधिकारों को लेकर, ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया गया, मानवाधिकारों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जो सिद्धांत स्थापित किए गए, ठीक है, उसे कहा गया पेरिस सिद्धांत की, पेरिस प्रिंसिपल, पेरिस सिद्धांत। हर देशों से उन्होंने संकल्प लिया कि हम भी क्या करेंगे, हम भी अपने देश में मानवाधिकारों को लेकर, ठीक है, एक संगठित प्रयास करेंगे। हमने क्या किया, हमने 12 अक्टूबर 1993 को 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, क्या लागू कर दिया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट लेवल पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई। क्लियर हुआ? कारण है 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, हर वर्ष 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक है, ये तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। तो स्थापना कब हुई, स्थापना तो अभी हमने देखी, ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक, मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कैसी संस्था है, एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था क्यों है, क्योंकि इसकी स्थापना संविधान द्वारा नहीं बल्कि किससे हुई है, संसद के अधिनियम एक्ट लाया गया था 1993 में, तो संसद के अधिनियम से संस्थान की स्थापना की गई है, इसलिए वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका मतलब ये संवैधानिक संस्था क्यों नहीं है, क्योंकि संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, तो संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, वैधानिक संस्था है। तभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना कैसी है। पहली बात तो ये, इसकी संरचना बहुसदस्यीय है, यानी मल्टी मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, बहुसदस्यीय संरचना है। तो एक अध्यक्ष होता है इसमें, कितने अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, पहली बात तो ये हो गई। ठीक, अब मेंबर कितने होंगे, 13। ठीक है, 13 सदस्य होंगे। ठीक, 13 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 13 सदस्य, ये सबका पूरा का पूरा संरचना है। इन 13 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। एक होते हैं, ठीक है, अनिवार्य सदस्य, अनिवार्य सदस्य, और दूसरे कहलाते हैं
पदेन सदस्य, पदेन सदस्य। हम बात करें अनिवार्य सदस्य की, एक अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होगा, इसको ध्यान से याद रखिए, अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, अध्यक्ष हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश हो। ठीक है, क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश हो, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश ना हो, केवल 33 अन्य न्यायाधीशों में शामिल हो। अब बात आती है अनिवार्य सदस्य की। अनिवार्य सदस्य कौन होंगे, इसको समझ लेते हैं। अनिवार्य सदस्य की संख्या होती है 5। कितने होते हैं, अनिवार्य सदस्य होते हैं 5। ठीक, और पदेन सदस्य कितने होते हैं, ये होते हैं 7। ठीक है, ये 12 सदस्य होगा, अध्यक्ष सहित 12 होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 13 सदस्य होते हैं, कुल 13 सदस्य हैं। ठीक है, कुल 13, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। ठीक, 7 11 7 5 12। चलिए, अब जो अनिवार्य सदस्य 5 हैं उनको देखिए। अनिवार्य सदस्यों में एक सदस्य कहां से आएगा, एक सदस्य वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, मुख्य नहीं, केवल न्यायाधीश रहा हो या वर्तमान में हो, वर्तमान में न्यायाधीश हो। दूसरा क्या होगा 5 सदस्यों में, दूसरा सदस्य जो होगा, एक सदस्य कहां से आएगा, एक सदस्य आएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हो किसी हाई कोर्ट में। क्लियर हुआ। इसके अलावा 3 सदस्य क्या होंगे, 3 सदस्य वो होंगे जिन्हें क्या हो, जिन्हें मानवाधिकारों के विषय में ज्ञान हो। 3 सदस्य कहां से आएंगे, 3 सदस्य ऐसी जगह से आएंगे जिनको मानवाधिकारों के विषय में क्या हो, ह्यूमन राइट के विषय में स्कॉलर हो, ज्ञान हो, मानवाधिकारों के विषय में ज्ञान हो। ये 3 सदस्य यहां से आएंगे। तो 3 यहां से आ गए, एक हाई कोर्ट से आ गए, एक सुप्रीम कोर्ट से आ गए, कुल मिलाकर 5। जो 3 सदस्य जो होंगे, इनमें से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। ठीक है, एक महिला सदस्य अनिवार्य है इन 3 सदस्यों में। ठीक है, इन 3 सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो हमने देखा संरचना में सबसे पहले एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं, कुल 13 सदस्य। अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या वर्तमान 33 न्यायाधीशों में शामिल हो। सदस्यों को 12 सदस्य हैं, उनको 2 भागों बांटा, अनिवार्य सदस्य और पदेन सदस्य। अनिवार्य सदस्य कितने होंगे 5, पदेन सदस्य होंगे 7। 5 जो सदस्य हैं वो कहां से आएंगे, नंबर 1 पहला, सुप्रीम कोर्ट के 33 न्यायाधीशों में शामिल हो या रह चुका हो। नंबर दूसरा मेंबर, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो। बाकी 3 सदस्य वो लोग होंगे जो ह्यूमन राइट के विषय में स्कॉलर हो, ज्ञानी हो। इन 3 सदस्यों में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। हो गए 5 सदस्य। कि भाई पदेन सदस्य कौन होंगे, ठीक, पदेन सदस्य हैं 7। तो कौन कौन शामिल होगा, इसमें शामिल होंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन जो है, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अपने आप ही चुन लिए जाएंगे। यानी जो भी व्यक्ति माइनॉरिटी कमीशन का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा वो अपने आप ही क्या माना जाएगा, ह्यूमन राइट कमीशन में उसको शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए इसको पदेन सदस्य कहा गया। यानी कोई चुनाव नहीं करना है, जो भी व्यक्ति इस पद पे बैठा होगा वो ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स में शामिल हो जाएगा। दूसरा, एसटी कमीशन, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, एसटी कमीशन के अध्यक्ष। तीसरा, एससी कमीशन, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। नंबर 4, ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। इसके अलावा नेशनल ओबीसी कमीशन, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग जो है होता है इसके अध्यक्ष। नंबर 6, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो आपके वेलफेयर होता है, ठीक है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष।
ठीक है, कितने मेंबर हो गए? 6, लेकिन 7 मेंबर होते हैं। 7वां कौन होगा? 7वां व्यक्ति होगा जो दिव्यांग जन होते हैं, विकलांग होते हैं, जनों से संबंधित मुख्य आयुक्त। ठीक है, जो ये संरचना कब बदली है? ये संरचना बदली है 2019 के अधिनियम के बाद। 2019 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेंजेस किए गए थे, याद रखिए, एक्ट में 1993 के अधिनियम में संशोधन किए गए। तो 2019 के संशोधन अधिनियम के बाद से, ठीक है, ये सब पूरा का पूरा संरचना में बदलाव आया है। कार्यकाल होता है 3 वर्ष या, ठीक है, 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष का था, अगर पुरानी किताब पढ़ रहे हैं तो उसे 5 वर्ष मिलाएगा, ठीक है, लेकिन अब नहीं है। 2019 के बाद से ये प्रावधान चेंज कर दिया गया है। तो अब सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को अपॉइंट करेंगे, लेकिन इन सदस्यों को, राष्ट्रपति को जो नाम सुझाया जाएगा, राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करेंगे। ठीक है, समिति की एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति होगी। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को अपॉइंट करेंगे। इस समिति में कौन कौन शामिल होगा वो महत्वपूर्ण होता है। इस समिति में कुल 6 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। पहला प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। दूसरे होते हैं गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री। तीसरे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष भी इस कमेटी में शामिल होंगे। नंबर 4 राज्यसभा के सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति मतलब भारत के उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि राज्यसभा का सभापति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राज्यसभा के सभापति। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, याद रखिए, लोकसभा के विपक्ष के नेता, अपोजिशन पार्टी के लीडर जो होंगे, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, ये कुल मिलाकर 6 मेंबर बनते हैं। 6 मेंबर के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ये 6 मेंबर की कमेटी नाम रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के काम क्या क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या काम करेगा? नंबर 1 पहला देखिए, पहला काम होता है मानवाधिकारों के उल्लंघन के विषय में शिकायत दर्ज करना। कि अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स के लेकर मानवाधिकारों के, अगर कोई व्यक्ति आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के विषय में शिकायत दर्ज करना। ठीक है, शिकायत स्वीकार कर सकता है, शिकायत स्वीकार करना, ये पहला काम है। ठीक, ये हो गया नंबर 1। नंबर दूसरा काम क्या है? फंक्शन क्या है? देखिए, नंबर दूसरा काम है, अगर मानवाधिकारों के विषय में, मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में, मानवाधिकार का उल्लंघन के मामले में, उल्लंघन के मामले में अगर न्यायालय में कोई कार्यवाही चल रही है, कोर्ट में, न्यायालय में अगर कोई कार्यवाही चल रही है तो कार्यवाही में न्यायालय की अनुमति से क्या करना? न्यायालय की अनुमति से भाग लेना। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। अगर कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर, ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यायालय से अनुमति ले सकता है कि हम भी इस कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, याद रखिए, तो न्यायालय मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में अगर न्यायालय में कोई कार्यवाही चल रही है तो न्यायालय की अनुमति से भाग लेने की शक्ति प्राप्त है किसे? एनएचआरसी को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। तीसरा काम क्या कर सकता है? तीसरी पावर क्या है? तीसरी पावर है ऐसी जहां भी जगह, चाहे वो जेल हो, अस्पताल हो, ठीक है, जहां भी लोगों को रखा जाता है, इंसान को, व्यक्ति को, चाहे वो ठीक होने आए या वो समाज आपके जेल में रखा जाए, जेल हो, अस्पताल हो, ठीक है, या फिर आपके कोई आश्रम हो, विधवा आश्रम या अनाथ आश्रम हो, कोई भी आश्रम हो, इनकी क्या कर सकता है? तो जेल है, अस्पताल है, आश्रम है, इनकी क्या कर सकता है? कभी भी इनका निरीक्षण कर सकता है। क्लियर है? इनका निरीक्षण करने का अधिकार है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। इसके अलावा क्या कर सकता है? इसके अलावा संसद द्वारा और विधानमंडल द्वारा, संसद या राज्य में जो विधानमंडल होती हैं, विधानसभा होती हैं, विधानमंडल द्वारा निर्मित मानवाधिकारों कानून की समीक्षा करना, निर्मित
जो कानून बनाए जा रहे हैं निर्मित कानूनों की समीक्षा करना। ठीक है, याद रखिए समीक्षा एनआरसी कर सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, और देखिए हर वो मामला यानी ऐसे कोई भी मामला जो 1 साल के दौरान 1 वर्ष के दौरान घटित होने वाली घटनाओं की जांच करवा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सीमा भी है अपने आप में। अगर कोई मामला 1 साल पुराना है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जांच नहीं कर सकता। पावर है कि इसे सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। कौन से न्यायालय का? सिविल न्यायालय का। हिंदी में कहते हैं दीवानी न्यायालय। इसी कारण से एनएचआरसी किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, ठीक है, किसी भी विभाग के अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सबको गवाही के लिए क्या कर सकता है, गवाही के लिए बुला सकता है, छानबीन के लिए बुला सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? पता है तो जांच रिपोर्ट के साथ साथ वो ये कह सकता है कि पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, तो पीड़ित पक्ष को मुआवजे की सिफारिश भी कर सकता है। तो ये हमने देखे फंक्शन के बारे में कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो सीमाओं की सीमाएं क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, ऐसा पहली बात तो ये है एनएचआरसी को क्या है, एनएचआरसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। यही कारण है इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो अनिवार्य नहीं होती। सिफारिशें स्वीकार करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, यानी इसकी सिफारिशें कैसी हैं, बाध्यकारी नहीं है। ये मामले में निर्णय नहीं सुना सकता। न्यायालय का अधिकार तो है लेकिन छानबीन तक अधिकार है, निर्णय सुनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। देखें ह्यूमन राइट्स कमीशन अपने खर्चों के लिए, ठीक है, अपने जितने भी खर्चे होते हैं इन खर्चों के लिए किस पर निर्भर करता है, सरकार पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। यानी वित्तीय सीमाएं बहुत समस्या पैदा करती हैं। ठीक है, जो काम करना हो एनएचआरसी केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो 1 वर्ष के भीतर होते हैं। तो 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। एनएचआरसी को समस्या क्या है, एनएचआरसी को जो सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र बलों की, ठीक है, सशस्त्र बलों के संबंध में सीमाएं निर्धारित की गई हैं कि एक सीमा के आगे आप जांच नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए और क्या है समस्या एनएचआरसी के मामले में, एनएचआरसी स्वयं जांच नहीं कर सकता। ठीक है, स्वयं जांच करने की एजेंसी नहीं है, वो केवल सीबीआई के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अभिकरण हैं, केंद्र सरकार के कौन सा है, सीआईडी होता है, सीबीआई है, राज्य सरकार की पुलिस है, इनकी मदद ले सकता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों पर निर्भर रहता है, अपनी खुद की जांच एजेंसी नहीं है। तो केंद्र सरकार